नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी को आपको गुलाम बनाए रखना है तो क्या करना पड़ेगा। जैसे कि ओशो कहते हैं, अगर किसी को आपको गुलाम बनाए रखना है तो उसको हमेशा परेशानियों में पड़े रहने देना होगा। कुछ भी करना पड़े, हमेशा वो परेशान रहे, वो हमेशा दुख और तकलीफ़ में रहे, तभी वो आपका गुलाम बन सकता है। तो मेरे दोस्त, जो आज भारत की राजनीतिक व्यवस्था ये इसी पद्धति पे काम कर रही है। उनका मेन फंडा यही है कि हम भारत की आम जनता को कैसे परेशान रखें, कैसे वो चिंताओं में घिरे रहें, ताकि हम इनको समय आने पर उपयोग कर लें। आपको उपयोग किया जा रहा है। कोई भी राजनीतिक पार्टियां यहाँ आती हैं तो आपको बड़े बड़े सपने दिखाती हैं। आप उनकी बातों में आकर के अपने आप को बेच देते हो। आपको यहाँ तक भी नहीं जानकारी है कि आप एक लोकतंत्र में रहते हैं। आपको इससे कोई लेना भी देना भी नहीं है कि आप लोकतंत्र में रहते हैं या नहीं रहते हैं। थोड़ा हमारी बातें आपको कड़वी लगेंगी, लेकिन अगर जो समझने वाला होगा उसको अच्छा भी लगेगा। आपको आज भी उन राजाओं की तरह गुलामी करने की आदत हो गई, जैसे पहले आप राजाओं महाराजाओं की गुलामी करते थे। आप लोकतंत्र की तनिक भी पावर को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे कि अभी अभी अयोध्या में राम प्राण प्रतिष्ठा हुआ, आज भी इतना तार्किक आप नहीं बन सके कि एक पत्थर में कैसे जान डाला जाए। कौन सा ऋषि मुनि है जो एक पत्थर में जान डाल देगा? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा संभव है? जो वहाँ बड़े से बड़े लोग गए थे, क्या उनको ये चीज़ नहीं पता है? उनको भी पता है ये केवल एक ड्रामा है और कुछ नहीं है। कोई पत्थर में जान नहीं डाल सकता है। अगर मैं यही चीज़ जा कर के विदेश में पूछूं या दूसरे देश में जाकर पूछूं कि अगर एक पत्थर में जान डालनी हो तो क्या संभव है, वो अगर कहेगा तो संभव हो सकता है अगर टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको रोबोटिक बनाया जाए तो। लेकिन उसमें जो प्राकृतिक यानी कि जो ह्यूमन मनुष्य के अंदर जो प्राण है वो प्राण एक पत्थर में नहीं डाला जा सकता है। यानी कि यही संदेश विदेशों में भी गया होगा। फिर वहाँ के लोग क्या सोचते होंगे आपके बारे में? पता है आप कौन हैं? आप इस देश के ऐसे नागरिक हैं जहाँ पर ऐसे ऐसे राजा पैदा हुए हैं जो विश्व विजेता कहलाते हैं, जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया है, जिनके नाम से भारत की पहचान है। मैं किनकी बात कर रहा हूँ ज़्यादातर लोग समझ गए हों। मैं बात कर रहा हूँ सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक ही एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे महान सम्राट थे जो अखंड भारत का निर्माण किया था। आज जो भारत सरकार केवल सपना देखती है, काम नहीं करती है। अगर काम करती होती ना तो वो नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाती, क्योंकि जो अखंड भारत का निर्माण किया था वो मंदिर नहीं बनवा रहा था। वो मंदिरों से उसको कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने नालंदा जैसा यूनिवर्सिटी बनाया जो विश्व में सबसे उच्च शिक्षा दी जाती थी, जहाँ देश विदेश से लोग पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन आज उस शिक्षा पर काम नहीं कर रहा है हमारा सरकार। तो इसका मेन मकसद है कि आपको कैसे गुलाम बनाना है, आपको कैसे केवल वोट के लिए यूज़ करना है, केवल उनका यही मकसद है। तो मेरे दोस्त, अगर आपको इतनी भी समझ नहीं है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से रहना है, आज भी आप विरोध नहीं करते इस बात का कि टेक्नोलॉजी आपको पता है कि कुछ भी किया जा सकता है, अच्छे से अच्छे में उपयोग किया जा सकता है, बुरे से बुरे काम के लिए भी उपयोग किया जा सकता है टेक्नोलॉजी को। लेकिन आप इसका विरोध नहीं करते लोकतंत्र बचाने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ ईवीएम का। आपको पता होगा कि अगर टेक्नोलॉजी से चोरी किया जा सकता है, पेट्रोल टंकी से कम पेट्रोल मापा जा सकता है। आपको भी इस बात का शंका रहता है अगर पेट्रोल डलाते हैं तो क्या फिर देश को राजा चुनने के लिए आपको इसकी चिंता नहीं होती कि ईवीएम में भी घोटाला हो सकता है? आप शायद इस बारे में बहुत कम ही सोचते होंगे,
लेकिन आप एक देश के नागरिक भी हैं। आपको एक राजा चुनने का अधिकार भी दिया गया है। देश कौन चलाएगा इसका अधिकार भी आपको ही दिया गया है। तो आपको इसको भी सोचना होगा कि अगर हम वोट जिसको दे रहे हैं सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो आप को ईवीएम का विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये निर्णय आपको लेना है। लेकिन इतना ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि आप जिसको वोट दे रहे हैं क्या सही में उनको वोट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये छोटा मुद्दा नहीं है। ईवीएम टेक्नोलॉजी से धोखा हो सकता है, ये आपको भी पता है। पत्थर में जान नहीं जा सकते, ये आपको भी पता है। शिक्षा से ही देश का विकास होगा, ये आपको भी पता है। तो मेरे दोस्त, आप किसी के बधुआ ना बने, अपने तर्क से सोचें। जैसे बुद्धा ने कहा है कि अगर बहुत कोई पढ़ा लिखा है, कोई ज्ञानी पुरुष है, अगर वो आपको कोई बात बता रहा है तो आप इसलिए मत मान लो कि वो बहुत पढ़ा लिखा है। आप किसी की बात इसलिए भी मत मान लो कि वो बहुत पहले से लिखी गई है या कोई दैवी शक्ति ने लिखा है, बल्कि किसी भी बात को इसलिए मान लो जब वो आपके तर्क पर उतरे। अपने तर्क में उस बात को रखो। अगर वो आपका तर्क कहता है ये बात सही है तो आपको उस बात को मान लेना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अभी तक जो आपसे बात किया, आपका भी तर्क कहता है कि शिक्षा से ही देश को आगे लेकर जाया जा सकता है। यानी कि मेरा कहने का अर्थ यही है कि पहले शिक्षा की व्यवस्था की जाए, क्योंकि शिक्षा ही सर्वोपरि है। यानी कि हमारे भारत में सबको पता है कोई नालंदा यूनिवर्सिटी था, किसी ने उसको जलाया था, लेकिन आज तक इस मुद्दे पर बात करने के लिए कोई नहीं आता है। राम की मंदिर बनेगी या नहीं बनेगी, साला लड़ाई तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मार हो जाएगी, युद्ध छिड़ जाएगी, लेकिन वो अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जाएंगे उनको ये नहीं पता है। वो अपने आने वाली पीढ़ी को शिक्षा दे के जाएंगे या अंधविश्वास देकर जाएंगे उनको ये नहीं पता है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप शिक्षा की ओर अपने आप को अग्रसर करें, अंधविश्वास से दूर रहें, क्योंकि यहाँ के लोग चाहते ही हैं कि आप हमेशा दबे रहें, चिंतित रहें, परेशान रहें। आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति से आपको कमज़ोर किया जाता है। यहाँ की राजनीति, भारत की राजनीति यही कहती है। हम किसी एक पार्टी को नहीं कह रहे हैं, ना मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर हमें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो हम इसका विरोध करेंगे। ये हमें लोकतंत्र के माध्यम से अथॉरिटी यानी कि अधिकार मिला है। हम लोकतंत्र में रहते हैं। सही और गलत का निर्णय हम खुद लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि भारत से ही, गांव का ही बच्चा अखंड भारत का निर्माण कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। तो सही और गलत का निर्णय लें। क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपको विचार करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फाइनली बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू।